हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इकोलॉजी। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसके हम ऑलरेडी 44 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर 55 है, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। अब देखो किसकी एसोसिएशन है, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स है, कहाँ पे रह रहे हैं, सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, राइट, एक ही जगह पे रह रहे हैं। एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शंस, फंक्शनल इंटरेक्शन है आपस में, तो उसको क्या बोलेंगे, इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बायोटिक कम्युनिटी। ये क्या है, एक बायोटिक कम्युनिटी, जहां पे कि अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स रह रहे हैं एक ही जगह पे और वो फंक्शनल इंटरेक्शन उनके बीच में हो रही है। तो ये क्या है, बायोटिक कम्युनिटी, राइट। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन। इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। साइक्लिंग ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होता है इकोसिस्टम, जैसे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे कि वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया। तो ये क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसमें जो मटेरियल की साइक्लिंग होती है कि कैसे जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पास ऑन होती है चीजें, और उसके बाद वापिस से फिर से वही डिकम्पोजिशन के बाद इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, के उसका एक साइकिल चल रहा है, राइट। सेकंड है फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्लो भी होता है, हमने देखा है फूड चेन में क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, राइट। तो एक ट्रॉफिक लेवल से यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए। तो इनमें क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। तो इसमें क्या होता है, बीच में कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 10,000 है तो उसके आगे 1,000 रह जाएगा, देन 100 रह जाएगा, देन 10 हो गया। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल, राइट। तो सेकंड वाला भी सही है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, राइट, इन अ नेचुरल कम्युनिटी डेवलप्स। किस में होता है, ये फूड चेन में होता है। फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर होता है, जैसे कार्निवोरस होते हैं वो हर्बीवोरस को खाते हैं, तो हर्बीवोरस से एनर्जी ट्रांसफर होता है कार्निवोरस में, राइट। तो एनर्जी ट्रांसफर जो होता है नेचुरल कम्युनिटी में उसको बोलते हैं फूड चेन। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एज इट इज पासेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। अब एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो है वो कम होता रहता है जैसे जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ चलते हैं। जैसे ये फूड चेन है, एनर्जी पिरामिड अगर हम बनाएं तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, या आप डीकम्पोजर्स इसको बोल लो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो एनर्जी डिक्लाइन होती है। यहाँ पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, तो कितनी एनर्जी डिक्लाइन होती है, तो 10% जो है एनर्जी डिक्लाइन होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पर 1000 रह जाएगी, यहाँ पे 100 रह जाएगी, यहाँ पे 10 यूनिट्स रह जाएगी, राइट। तो 10% जो है एनर्जी डिक्लाइन हो रही है। तो ये किसमें बताया गया था, ये बताया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जैसे ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी पास ऑन होती है, सॉरी, जैसे ही एनर्जी पास ऑन होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल, तो बीच में एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है, एज ए मेटाबॉलिक हीट। यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, एज ए मेटाबॉलिक हीट, एज अ मेटाबॉलिक हीट। यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है, राइट, ड्यूरिंग ट्रांसफर। जैसे ही ट्रांसफर होती है तो एज ए मेटाबॉलिक हीट यहाँ पे जो 10% एनर्जी है वो
लॉस हो जाती है। तो ये किस में है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम इज, पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट, कुछ इस तरह का होता है, राइट। नेक्स्ट है इन एन इकोसिस्टम विच वन शो वन वे पैसेज, वन वे पैसेज मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाएगा लेकिन वो वापस नहीं आएगा, राइट। वन वे पैसेज क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन हो रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा, तो कौन सा है, तो ये है फ्री एनर्जी। जो फ्री एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल, लेकिन वापस नहीं होती। लेकिन अगर हम वही बाकी चीजों की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटाशियम की, तो ये क्या है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू ये वापस फिर से रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन फ्री एनर्जी जो है ये रिलीज नहीं होती, राइट। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग। अब देखो अपवेलिंग जोन्स की यहाँ पे बात हो रही है कि जो मरीन अपवेलिंग जोन्स होती है, मरीन अपवेलिंग जोन्स क्या होती है कि जहाँ पे जो नीचे का पानी है, समुद्र का, ओशियन का नीचे का पानी है वो ऊपर आता है, राइट। तो अब इससे क्या प्रोडक्टिविटी, मेरीन प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, अपवेलिंग जोन से, जो कि पानी जैसे नीचे वाला पानी है वो ऊपर को आ रहा है, ऊपर वाला नीचे को जा रहा है, राइट, ये फिर से ऊपर जाएगा। तो ये जो मरीन अपवेलिंग जोन्स है, अपवेलिंग मतलब नीचे का पानी ऊपर को जा रहा है, तो इस अपवेलिंग जोन में मरीन प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है। कैसे होती है, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने क्या दे रखा है, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस। अब देखो जो डिकम्पोजिशन वाला काम है ना, डिकम्पोजिशन का अपवेलिंग जोन के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये डिकम्पोज करते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती, मतलब जो इसका अपवेलिंग जोन के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट। अपवेलिंग जोन से ऊपर आएंगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी, डिकम्पोजिशन का इसमें कोई भी रोल नहीं है। सेकेंड है न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, ऑफ कोर्स। अब होता क्या है, ओशन के जो सरफेस पे न्यूट्रिएंट्स है वो अपवेलिंग जोन के थ्रू जब पानी ऊपर को आता है तो वो अपने साथ जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स है वो भी ऊपर ले आता है। तो यहाँ पे वाटर के सरफेस पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है, जो भी मेरीन प्लांट्स है, तो उनको वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है, वो न्यूट्रिएंट मिलता है, तो उससे क्या है, मेरीन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस। अब देखो वो कहते हैं कि जो बॉटम पे ऑर्गेनिजम्स है वो ऊपर आ जाते हैं, बॉटम के ऑर्गेनिज्म अपवेलिंग जोन से ऊपर नहीं आते, राइट। तो थर्ड वाला ऑप्शन अगेन रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 2 ओनली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज लाइकली टू शो द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT One it has been introduced into the ecosystem, once आ जाएगा, once it has been introduced into the ecosystem। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे ज्यादा DDT होती है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT? तो इन चारों में से अगर हम देखें तो स्नेक में सबसे ज्यादा DDT होती है। क्यों? ग्रास हॉपर की बात करें तो ग्रास हॉपर क्या खाता है, ग्रास हॉपर ग्रास खाता है, राइट। तो ग्रास में इतनी ज्यादा DDT नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रास हॉपर में अब जो DDT जाती है वो कैसे जाती है, ग्रास के थ्रू जाती है। वहीं पे टोड की बात करें तो टोड क्या खाता है, ये ग्रास हॉपर को खाता है, राइट। तो इसमें DDT की कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू ग्रास हॉपर थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं पे अगर हम स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स इन दोनों को ही खाते हैं, ग्रास हॉपर हो गए, टोड्स हो गए, या और भी बहुत सारे हैं जिसको स्नेक खाता है। तो स्नेक में जो DDT की कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा होती है। अगेन कैटल की बात कर ले तो कैटल तो हर्बीवोरस है, वही ग्रास वगैरह चारा खाती है, तो उससे DDT की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा कैटल में नहीं होती, राइट। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इन चारों में से DDT की किस में हो जाएगी, स्नेक्स में, राइट। नेक्स्ट, इफ ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर खत्म हो जाए, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है वो जल्दी रीजनरेट करेंगे एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों?
क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो रेनफॉल है वो भी बहुत ज्यादा होती है, रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, अब न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, लीचिंग, राइट। तो अब देखो न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग होती है, सॉइल इरोजन होती है थोड़ी बहुत, यहाँ पे पानी आता है, पानी बहता है तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी ले जाता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल सॉइल की फर्टिलिटी है, ओवरऑल अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी की बात करें तो यहाँ की सॉइल इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो इजीली रीजनरेट नहीं कर पाते, क्विकली रीजनरेट नहीं कर पाते एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। हिमालयस में बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना। अब रीजन क्या है वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी का, तो फर्स्ट क्या है, इट हैज हाई रेनफॉल दैट स्पोर्ट्स। अब हाई रेनफॉल की वजह से जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं होती। अब देखो हिमालयाज क्या है, हिमालयाज में क्या है, हिमालयाज में बहुत सारी बायोजियोग्राफिकल जोन्स मिलती है, जिसकी वजह से वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। यहाँ पे बहुत सारी बायोजियोग्राफिकल जोन्स जो है वो आपस में मिलती है, कॉन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट इन ड्राई रीजन द लीफ साइज ऑफ ट्रीज बिकम स्मॉलर। ड्राई रीजन में जो लीफ का साइज है वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, सो दैट अब देखो जो ड्राई रीजन है वहां पे पानी तो होगा नहीं, वाटर डेफिशिएंट रीजन्स होते हैं, तो वहां पे पानी की बहुत वैल्यू होती है एक प्लांट के लिए, इसीलिए उन प्लांट्स के पत्ते जो होते हैं, ट्रीज की जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है, सो दैट कि प्लांट से वाटर लॉस जो कम हो। तो ट्रांसपीरेशन, अब जो वाटर लॉस होता है ट्री से वो किसके थ्रू होता है, जिस प्रोसेस में जो वाटर लॉस होता है ट्री से या प्लांट से, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए वहां पे जो पेड़ है वो उस तरह से अडेप्ट हुए होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है वो छोटी होती है, रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट है इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज। कुछ हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं उन पे इको मार्क बना होता है, एक छोटी सी ग्रीन कलर की पत्ती सी बनी होती है जिसको बोलते हैं इको मार्क। इसका मतलब क्या होता है, इस तरह की छोटी सी ग्रीन कलर की ये पत्ती उस पे बनी होती है प्रोडक्ट पे, जिसका मतलब होता है इको मार्क। तो अब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि वो जो प्रोडक्ट है ना, जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, उसका इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, राइट। इको मार्क है, इट मीन्स कि वो इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं करेगा। तो ये जो है वो जो प्रोडक्ट है वो BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को पास कर रहा है। जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये कब आया था, ये 1991 में आया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसको लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने, राइट। किसने लॉन्च करा था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है नो ट्रीज आर फाउंड इन टुंड्रा बायोम नियर पोलर रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। नो ट्रीज आर फाउंड इन टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम कहाँ पे है, पोलर रीजन्स में ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस इज ड्यू टू, अब वहां पे वेजिटेशन क्यों नहीं होती, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होती है, फ्रोजन आइस होती है, जिसकी वजह से जो रूट्स है वो ग्रो नहीं कर पाती, राइट। फ्रोजन आइस बीनीथ द सरफेस सॉइल रिस्ट्रिक्ट्स रूट ग्रोथ, जिसकी वजह से रूट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाती सॉइल में। नेक्स्ट इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इन चारों में से कौन सा होगा, तो आर्टिफिशियल जो है वो है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है, आर्टिफिशियल है। एक्वेरियम क्या होता है, घरों में भी हम रखते हैं ना एक्वेरियम, एक कांच का बर्तन सा होता है, उसमें फिशेस को छोड़ा होता है। तो एक्वेरियम क्या है, एक आर्टिफिशियल तरीके से हमने इकोसिस्टम को वहां पे बनाया हुआ है, राइट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। वर्ल्ड का
ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये है मणिपुर में। मणिपुर में एक लेक है, बहुत ही फेमस लेक है। नाम क्या है लेक का? लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पे है? ये लोकटक लेक मणिपुर में है। तो इस लोकटक लेक पे वो बना हुआ है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का नाम क्या है? कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। क्या है? कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, राइट। नाम भी याद रखना है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में। कौन सी लेक पे है? लोकटक लेक पे है। तो ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, राइट। नेक्स्ट है वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद। वन महोत्सव, वन क्या होते हैं? जंगल, पेड़ लगाना। तो किससे एसोसिएटेड है? ये प्लांटिंग ट्रीज से एसोसिएटेड है वन महोत्सव जो है। ये वन महोत्सव जो है ये कब आता है? ये आता है जुलाई में। कब आता है? जुलाई में। और इसको जो वन महोत्सव है इसको शुरू कब किया गया था? 1950 के अंदर। उस टाइम पे किसने शुरू करा था? KM मुंशी जी ने इसको शुरू करा था, राइट। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वन महोत्सव भी बोला जाता है। KM मुंशी कौन है? फादर ऑफ वन महोत्सव। नेक्स्ट है क्रॉप सोन सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आती है तो उस टाइम पे जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइट। तो मानसून इंडिया में कब आती है? मानसून इंडिया में आती है जून में, राइट। अराउंड 10 जून के आसपास जो है मानसून वो इंडिया में एंटर कर जाती है। तो उस टाइम पे जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, राइट। खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल राइस की हो गई, राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। टी, टी के लिए फेमस है असम। शुगर केन ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। ग्राउंडनट ये गुजरात में होता है। और एप्पल के लिए फेमस है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट होता है, अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका जो फ्लैश होता है, बीच का जो गुद्दा सा होता है वो ओवरी से नहीं बना होता, राइट। बीच का जो फ्लैश होता है, जो भी गुद्दा होता है वो ओवरी से नहीं बना होता, लेकिन वो किससे किससे बना होता है? वो कुछ एडजेसेंट जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज से बना होता है वो फ्लैश उस फ्रूट का। तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे के सारे क्या है? फॉल्स फ्रूट्स। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशियन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशियन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन। अब पूरे के पूरे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो खत्म हो जाएं ओशियन में से, किसी भी रीजन से वो खत्म हो जाएं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओशियन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। ओशियन कार्बन सिंक का काम करते हैं क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, राइट। तो कार्बन सिंक का काम करते हैं तो कार्बन सिंक एडवर्सली इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। सेकेंड है फूड चेन इन ओशियन वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। फूड चेन अब फाइटोप्लैंक्टन्स, अब देखो कोई एक स्पीसीज बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है फूड चेन पे, तो फूड चेन भी एडवर्सली इफेक्ट होगी। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। अब डेंसिटी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सोल्यूशन टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया। बायोमास गैसिफिकेशन ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है पावर क्राइसिस को ठीक करने का। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है तो वो हमें बताना है कौन सी करेक्ट है, राइट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट है कोकोनट शेल्स, ग्राउंडनट शेल्स एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन। अब जो बायोमास गैसिफिकेशन करी जाती है ये ऑर्गेनिक तरीके से करी जाती है। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको यूज करके बायोमास गैसिफिकेशन होती है, राइट। तो इसके लिए कौन क्या चीज यूज होती है? बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट। तो अब इसमें कोकोनट शेल हो गए, ग्राउंडनट शेल हो गए या फिर राइस हस्क हो गया, ये सारा का सारा क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो इसको यूज किया जाता है बायोमास गैसिफिकेशन के लिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड है द कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। अब देखो जो गैसेस है,
अब इसमें जो कंबस्टिबल गैसेस जनरेट होती है, हाइड्रोजन भी जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही जनरेट नहीं होती, इसके अलावा मीथेन गैस भी यहाँ पे जनरेट होती है। कौन सी? मीथेन गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो अब यहाँ पे ओनली है, इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की बहुत सारी गैसेस यहाँ से जनरेट होती है। कुछ गैसेस जो है वो ट्रेसेस में भी जनरेट होती है। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड है द कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबस्टन इंजन। अब देखो, इससे जो गैसेस जनरेट होती है, उससे जो हीट जनरेट होती है, उस हीट को हम यूज कर सकते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में। तो सेकंड जो थर्ड वाली है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा 1 ओनली ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये पहले भी हम कर चुके हैं, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो बहुत ही इजीली चेंज नहीं होता, तो वो कौन सा है? वो है ओशियन, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.